नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टेप्स क्लासेस के डेली करंट अफेयर के सेशन में। आज 25 अगस्त 2020 है और आज के मोस्ट करंट अफेयर प्रश्नों के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। कल वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना था। तब प्रश्न क्या था? हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन है मेघालय। प्रकाश मौर्य और नरपत राठी, इन लोगों ने वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा था बिल्कुल सही उत्तर दिया। इन्हें मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और इससे पहले ये गोवा के राज्यपाल थे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई थी। अब जो गोवा के राज्यपाल है उनका चार्ज किसके पास है? भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो इनके पास ये गोवा का चार्ज मिला है। अब पहले प्रश्न की बात करते हैं, उससे पहले आपसे एक निवेदन है। इस YouTube चैनल पर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा ताकि वीडियो हमारा जो सबसे पहले आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब पहला प्रश्न की बात करते हैं। लोगों, व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद करने के लिए एक नई सुविधा किसने शुरू की है? आरोग्य सेतु ऐप, फाइट कोविड, कोरोना वॉच या फिर जन सहायक? तो इसमें आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई जिसका नाम है एपीआई। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ओपन एपीआई सर्विस पोर्टल, इसी को शुरू किया गया है। इसमें क्या क्या होगा? तो जो उद्योग धंधे हैं उसमें एपीआई सेवा को कोविड-19 संक्रमण के जोखिम से बचा जा सका है। व्यवसाय तथा अर्थव्यवस्था को पटरी लाने में मदद मिलेगी। नई सेवा का लाभ उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं को लिया जा सकता है जिसमें 50 से अधिक कर्मचारी पंजीकृत हैं। ये संगठन नई तकनीक का इस्तेमाल कर हर समय कर्मचारियों की स्वास्थ्य की स्थिति आसानी से जांच कर सकते हैं। और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया है। वर्तमान में इसके कितने यूज़र हो गए? लगभग 15 करोड़ से अधिक यूज़र है। तो इतनी जानकारी हो गई। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न। केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब से इंडिया शोरूम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? मुंबई, रांची, झारखंड, जयपुर या फिर सूरत में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मुंबई में। मुंबई में केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब इंडिया शोरूम का शुभारंभ किया गया है। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें जो ट्राइफेड द्वारा बिक्री को बढ़ावा देने के लिए चुनौतीपूर्ण समय में जनजातीय आय को बढ़ावा देने के लिए ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील से लॉन्च किया गया। यह एक मोबाइल वैन है जो पूरी तरह से वन धन, प्राकृतिक उत्पादन तथा आदिवासी उत्पादन के सहित प्रतिरक्षा बूस्टर के साथ खड़ी है। इसमें 150 शहरों को शामिल किया जाएगा जिसमें आदिवासियों के द्वारा उत्पाद की जाने वाली जंगली शहद, जैविक हल्दी तथा आंवला आदि काली मिर्ची को बेचा जाएगा। इतनी जानकारी हो गई। अब आगे देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। उससे पहले महाराष्ट्र के बारे में देखेंगे। तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री तथा भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है। इनके पास गोवा का भी राज्यपाल का प्रभार है। अब ये उद्धव ठाकरे है जो कि विधान परिषद के सदस्य है। भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है जिसमें कौन कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इन राज्यों में विधान परिषद है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य न होकर विधान परिषद के सदस्य है। इसका विधानसभा का संविधान में 169 से 171 में प्रावधान है। इसी के तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। अब लोकसभा की बात करते हैं हम लोग। तो लोकसभा की 48 सीटें, राज्यसभा की 19 सीटें तथा विधान परिषद की यहाँ पर 288 सीटें और विधान परिषद की यहाँ पर 78 सीटें। तोड़ोबा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क तथा चांदोली नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर स्थित है। एलोरा गुफा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये औरंगाबाद में स्थित है। कन्हेरी गुफा जो कि यह भी बुद्ध धर्म से स्थित है, यह मुंबई में स्थित है। अजंता गुफा, इसका गुप्त वंश से संबंध है, ये औरंगाबाद में स्थित है। तथा एलिफेंटा गुफा जिसका संबंध राष्ट्रकूट से है, यह मुंबई में स्थित है। अब इतनी जानकारी हो गई मुंबई से। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड द्वारा किस राज्य में जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करेगा? मणिपुर, केरल, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा? तो मध्य प्रदेश में यह स्थापित किया जाएगा। आगे डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड मध्य प्रदेश के विजयपुर में उर्वरक विभाग के तहत एक
सार्वजनिक उपकरण जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर यानी OWC संयंत्र स्थापित किया जाएगा। यूनिट में एकत्र किए गए बायोडिग्रेडेबल कचरे को जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर संयंत्र ले जाया जाएगा, जहां इसे नॉन बायोडिग्रेडेबल भाग में सहित से अलग किया जाएगा। इसे उपयोग में लाने के लिए खाद तैयार करने में लगभग 10 दिन लगेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य बागवानी कचरे सहित टाउनशिप में जो कचरा होता है उसको अवशिष्ट कचरे में लगभग 200 किलोग्राम प्रतिदिन पुनःचक्रण करना और खाद के रूप में उपयोग करने में बदल देना है। अब ये विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो यह मुरैना जिले ये श्योपुर जिले में स्थित है मध्य प्रदेश के, जो कि चंबल संभाग का हिस्सा है। आगे हम लोग देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश, और यहीं पर है श्योपुर जिला। यह चंबल नदी को दक्षिणी सीमा बनाते हुए यहाँ से बहती है, जो कि मंदसौर, रतलाम, धार और इंदौर से चंबल नदी निकलती है और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा यहीं से बनाती है श्योपुर में। अब आगे देखेंगे हम लोग तो चंबल नदी पर 3 बांध बने गए, जो विश्व के सब पहली नदी है जिसमें 100 किलोमीटर के दायरे में 3 बड़े बांध है, जिसमें गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर में स्थित है, जवाहर सागर बांध जिसको कोटा बैराज के नाम से जाना जाता है, और चित्तौड़गढ़ में यह राणा प्रताप सागर बांध है। इतने 3 बांध है चंबल नदी पर। आगे श्योपुर के बारे में देखेंगे हम लोग तो श्योपुर का किला, रानी महल, दरबार हाल, शहरिया संग्रहालय तथा जानकी मंदिर, दूपकुंड, रामेश्वर संगम, विजयपुर दुर्ग, देवरी हनुमान मंदिर, ध्रुव कुंड, दरगाह निमोड़ा शरीफ, जिन्न की मस्जिद, क्षेत्रपाल का मस्जिद, काजी की बावड़ी तथा बीबी जी की बावड़ी, यहाँ पर इतने प्रमुख पर्यटन स्थल है श्योपुर में। आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये उत्तर में स्थित है मध्य प्रदेश के और चंबल संभाग का हिस्सा है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें मुरैना जिले के अंतर्गत आती है। इस जिले में प्रसिद्ध ककोटा जलाशय स्थित है, जो गुड कार्विंग की कला श्योपुर की फली फूली है श्योपुर में। और इसमें क्या होता है, नक्शा किधर डिजाइन वाले सुंदर अलंकरण, लकड़ी के छत, दरवाजे, लिंटेल इसकी महिमा के मुख्य प्रशंसक है। श्योपुर दुर्ग स्थित जो कि शहरिया जनजाति का संग्रहालय, ये पता पढ़ा चुका हूँ। विजयपुर का किला, उत्तमान स्थित ध्रुव कुंड का मुख्य दार्शनिक स्थल है। उनड़वाड़ के शिवने का मठ, पनवारा देवी मंदिर, सिरोनी हनुमान मंदिर, जल मंदिर, क्षेत्रपाल मंदिर, ये सब बता चुका हूँ। तो इतनी जानकारी श्योपुर से हो गई है। आगे अब ये कौन सी कला है, गुड कार्विंग कला। इनका चित्र देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, यही गुड कार्विंग कला है। ये सुंदर चित्र है, ये श्योपुर जिले से ही शुरुआत हुई थी इसकी। अब चौथा प्रश्न है, नुआखाई या नवाखाई एक कृषि त्योहार है, यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर, केरल, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा में यह नवाखाई या फिर नुआखाई त्यौहार मनाया जाता है। यह कृषि जो नई फसल आती है उनकी पूजा करने के लिए और प्रकृति और इंसानों के बीच महत्व बढ़ाने के लिए त्यौहार मनाया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे तो यह ओडिशा के पश्चिमी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाता है। नुआखाई मौसम में नए चावल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। यह भाद्रपद महीने के पखवाड़े में पंचमी तिथि पर मनाया जाता है, जो कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार के दूसरे दिन एक दिन बाद पड़ती है। नुआखाई त्यौहार वैदिक काल से ही मनाया जाता है, जहाँ ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए पंक्ति यज्ञ से एक प्रवलंग यज्ञ, जिसका अर्थ है नई फसलों की कटाई उन्हें देवी देवताओं को अर्पित करना, जैसा नुआखाई पर्व मनाया जाता है। अब ओडिशा में मनाया जाता है, उससे पहले छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और यहाँ की राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यहाँ पर इसकी राजधानी है नया रायपुर, अटल नगर है। आगे हम लोग देखेंगे अब ओडिशा की। तो ओडिशा का पुराना नाम क्या, उड़ीसा। भुवनेश्वर इसकी राजधानी, नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री तथा प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। विधानसभा की 147 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें तथा लोकसभा की 20 सीटें। कोणार्क मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर है। भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है तथा पुरी का जगन्नाथ मंदिर तथा सुंदरी तट यहाँ पर है। अन्य चिल्का झील, धौली मठ मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी की प्राचीन गुफा, रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी की बौद्ध गुफा है यहाँ पर प्रसिद्ध है। भित्त चित्र भी है। इसके अलावा सिमलियापाल राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना, हीराकुंड बांध, दुधमा जलप्रपात, अन्य चीज़ें आप देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति यहाँ पर है। अब ओडिशा में व्हीलर द्वीप है, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम भी रखा गया। मानचित्र में हम लोग देखेंगे तो यह ओडिशा है, जिसकी सीमा पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश के साथ लगती है। तो इतने राज्यों के साथ सीमा लगती है। आगे हम लोग देखेंगे 5वां प्रश्न।
तो हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किस से शामिल करने का निर्णय लिया। सभी विकलांग पात्र, सभी पात्र छात्रों को, सभी पात्र बालिकाओं को तथा सभी पात्र विधवा महिलाओं को। तो इसमें सभी पात्र विकलांगों को शामिल करने का निर्णय लिया है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम तहत 2013 के तहत। आगे हम लोग देखेंगे तो इस अधिनियम को 10 सितंबर 2013 को पारित किया गया था। 10 सितंबर 2013 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत के लोगों को भोजन और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। अधिनियम ग्रामीण आबादी के 75% तक तथा शहरी आबादी के 50% लोगों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करता है। इसके अंतर्गत लगभग 2/3 आबादी को सम्मिलित किया जाता है। अब इसमें क्या क्या दिया जाता है? प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है, जिसमें 3 रुपये किलो के हिसाब से चावल दिया जाता है, गेहूँ 2 रुपये किलो मिलते हैं और 1 रुपये किलो मोटा अनाज मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे अब अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, दास व्यापार और उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त या फिर 23 अगस्त? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसे कौन मनाया जाता है? तो यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को के द्वारा ये दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में और डिटेल में उन लोग चर्चा करेंगे। तो इस दिन को यूनेस्को द्वारा ट्रांसलांटिक दास व्यापार की याद में मनाने के लिए नामांकित किया गया था। और इस तिथि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 22 से 23 अगस्त 1751 की रात के दौरान उस समय के सेंट डोमिंगो, जब हैती देश के नाम से जाना जाता है, इस द्वीप पर एक विद्रोह शुरू हुआ जो अंत ट्रांसलांटिक देश व्यापार के उन्मूलन का प्रमुख कारण था। एक अनुमान के मुताबिक इस रात को 1525 से लगभग 1866 लोगों को 12 मिलियन से अधिक दासों को जबरन पश्चिमी अफ्रीका से अमेरिका लाया गया था। इस यात्रा के दौरान लगभग 2 मिलियन लोग कुपोषण या खसरा, स्कर्वी, चेचक जैसी बीमारी से मर गए थे। जो जीवित थे वे भयानक रूप से अच्छे जीवन की तथा शारीरिक शोषण का शिकार बने थे। तो इसी की याद में ये दिवस मनाया जाता है। अब यूनेस्को मनाया जाता है, तो यूनेस्को को देखते हैं। इसका इंग्लिश नेम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। वर्तमान में अध्यक्ष आंद्रे ओजेलो है। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। यूनेस्को द्वारा घोषित भारत के 37 विश्व धरोहर स्थल है। अहमदाबाद भारत का ऐसा पहला शहर है जिसे 2017 में विशिष्ट सूची में जगह मिली। और हाल में यूनेस्को में शामिल होने वाला कौन सा है? जयपुर है। अब मध्य प्रदेश से कौन कौन से शहर शामिल किए गए थे? तो खजुराहो, सांची और भीमबेटका। खजुराहो को 1986 में, सांची को 1989 में तथा 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया था यूनेस्को में। इतनी जानकारी हो गई। अब 7वां प्रश्न है, हाल ही में सोनम ग्यालस्वान को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया। वे किस क्षेत्र में शिक्षण कार्य करते हैं? केरल, मध्य प्रदेश, लद्दाख, ओडिशा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लद्दाख में। और लद्दाख में ही इनके द्वारा शिक्षा का कार्य किया जाता है तथा ग्रामीणों में सरकारी शिक्षा के माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। और 2020 के राष्ट्रीय पुरस्कार शिक्षक पुरस्कार लिए इनको चुना गया तथा शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा एक गठित स्वतंत्र जूरी ने शिक्षकों को नवाचार और समर्पण के साथ शिक्षण के लिए उनकी उत्कृष्टता के लिए इसे चुना गया। इनको किन्हें? सोनम ग्यालस्वान को। अब इतनी जानकारी हो गई। ये लेह लद्दाख के हैं, तो इनके बारे में देखेंगे डिटेल में। तो लद्दाख, इसके उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। और सांसद एकमात्र यहाँ पर जामयांग सेरिंग न्यामग्याल, जो हाल ही में चर्चा में भी रहे थे। और 5 अगस्त 2020 को ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाकर केंद्र शासित प्रदेश में इनको दोनों भागों में बांट दिया। जम्मू कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। इसकी राजधानी की बात करते तो लेह इसकी राजधानी है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1,66,998 वर्ग किलोमीटर तथा केंद्र शासित जो पाक अधिकृत है इसमें इसका है 64,817 वर्ग किलोमीटर है। तथा चीन द्वारा 1962 में कब्जाए गए अक्साई लद्दाख, जो कि अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है,
इसमें 37,555 वर्ग किलोमीटर चीन पर कब्जा है। तो आप देख सकते हैं ये अक्साई चीन है और ये बलूचिस्तान है। और आप देख सकते हैं 1963 में पाकिस्तान द्वारा 5,180 वर्ग किलोमीटर संगसम घाटी चीन को उपहार में दिया गया, जो कि लद्दाख का हिस्सा यह इसे चीन को पाकिस्तान ने उपहार में दिया था। अब आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना है, और इस प्रश्न से संबंधित जितनी भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसको बताइएगा। तो हाल ही में रोबोट टेक्निक, कॉन्सलेशन और टेली मॉनिटरिंग जैसे चिकित्सा उपकरण भारत ने किस देश से प्राप्त किए हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा साथियों। तो आप वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।